अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मारवी शर्मा जो कि जर्नलिस्ट हैं और हमें आज जॉइन कर रही हैं। बहुत लोगों ने मारवी के लिए मुझे लिखा था और मैं भी उनका नंबर ढूँढ रही थी और ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच कि आज आप आई हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। आज हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की। सबसे पहले मारवी, क्या आपको लग रहा है कि जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, चाहे वो टीटीपी को लेकर हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, या जो टीएलपी खास तौर से, उस पे तो गवर्नमेंट कोई आवाज़ निकाल ही नहीं रही। जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है ब्लास्फेमी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? अ, अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में एक इंतहा पसंदी का और ख़ासतौर पे राइट विंग की एक ऐसा तूफ़ान आया हुआ है कि बहुत ही फ़िक्रमंदी की बात है। आप देखें हर जगह पे, हर मुल्क के अंदर तकरीबन जो पॉपुलिस्ट हैं, ख़ासतौर पे राइट विंग, जो ऑल्ट राइट के पॉपुलिस्ट हैं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं, फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जो है वो पोलराइज़ करते हैं, वो हर जगह के ऊपर आपको आगे नज़र आते हैं। पाकिस्तान का मसला जो है वो बहुत ही गंभीर इसलिए है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि पॉलिटिकल इस्लाम का इस्तेमाल जो है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के ओरिजिनेट होने के साथ ही शुरू कर दिया गया था और उसका हमें नुकसान देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिशियन अगर पाकिस्तान के हिसाब से कहें, तो जो लोग भी पावर में होते हैं, उनका ख़्याल होता है कि उनकी पावर को दवाम मिलेगा, वो एलोंगेट कर सकेंगे अपनी पावर को अगर वो ये एक बहुत आसान होता है मज़हब को इस्तेमाल करना, तो वो मज़हब को इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत आराम से एक बहुत आसान नुस्ख़ा है। ये हमने हिंदुस्तान में भी देखा, हमने बांग्लादेश में भी देखा, हमने श्रीलंका में भी देखा। श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उसको करने के लिए उन्होंने मज़हब को इस्तेमाल करने की कोशिश की और लोगों में तफ़ावत पैदा करने की कोशिश की, जो लोग पावर में थे। इसी तरह से आपको पाकिस्तान की सिचुएशन गंभीर ज़्यादा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत अरसे से यानी हमारी सियासत के अंदर और हमारी जो पावर की एक टसल है, कशमकश है, उसके अंदर ये रच बस गया है और इतना ज़्यादा है कि हमने जियोपॉलिटिक्स में भी अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान ने उसका जो है इस्तेमाल किया। और ये आपको नज़र आएगा कि अगर आप पीछे चले जाएँ तो भुट्टो साहब के ज़माने में भी भुट्टो साहब ने एक इस्लामिक ब्लॉक जो बनाने की कोशिश की थी और उसपे एक बहुत ही आपको पॉलिटिकल इस्लाम का बहुत ज़्यादा डोज़ नज़र आता है। वही जो है अब आपने टीएलपी का नाम लिया, ये एक कल्मिनेशन इसी सारी पॉलिटिक्स किसी सारी हिस्ट्री की कल्मिनेशन ऐसे ही होनी थी। और अनफॉर्च्युनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये जो तबका फ़िक्र है जो अब टीएलपी की सूरत में बहुत वायलेंट हो गया है, इसको सूफ़ी नज़रिया समझकर इसको बहुत सपोर्ट किया था और तालिबान की वायलेंस के मुकाबले में और खुदकुश हमलावरों की वायलेंस और अल-कायदा की देवबंदी वायलेंस और वहाबी वायलेंस के मुकाबले में इसको एक सपोर्ट देने की कोशिश की थी ताकि पता चले जी इस्लाम का एक बड़ा ह्यूमेन और बहुत ही सूफ़ी और बहुत पीसफुल फ़ेस है। और बरेलवी मदरसे जो पाकिस्तान में उनको बहुत फंड भी किया गया, सपोर्ट किया गया। उनके नैरेटिव को खुदकुश हमलों के और वहाबी और देवबंदी जो मज़हबी वायलेंस है, उसके मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की गई। ताहिरुल कादरी भी उसी के सिलसिले की एक कड़ी थी कि बजाय क्योंकि मज़हब का इस्तेमाल तो करना है, मज़हब के इस्तेमाल के बगैर ना तो हुकूमतें गिराई जा सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई जा सकती हैं। इमरान खान जिसको क्लीन शेवन मुल्ला कहा जाता था, उनका गुज़ारा भी मज़हब के इस्तेमाल के बगैर नहीं हुआ। जो हमारी फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट है, उसका गुज़ारा तो कभी हुआ ही नहीं मज़हब को इस्तेमाल के मुल्ला मिलिट्री अलायंस की एक टर्म जो है वो हुसैन हक्कानी साहब ने हमें दी। तो कहने का मतलब ये था कि चूँकि मज़हब का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, मगर पूरी दुनिया में जो एक देवबंदी और ये आपकी वहाबी किस्म की वायलेंस थी,
अल-कायदा और तालिबान और और मुख्तलिफ शेड्स थे टेररिज़्म के पूरी दुनिया के अंदर वो फैल रहा था और ये मुमकिन नहीं था 9/11 के बाद कि आप उसका सहारा स्टेट जो है वो उसका सहारा ले। तो उसको तो तलाक देना ही देना थी, मगर मज़हब को कैसे तलाक दें? लिहाज़ा उन्होंने इसको खड़ा किया। वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो भी इसको या तो समझ नहीं सके या उन्होंने समझा कि वो इस इफ़्रियत को काबू कर लेंगे और उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और इस तरह से अब ये एक इफ़्रियत इतना बड़ा बन चुका है कि ये अगर कोई समझता है कि सिर्फ़ पाकिस्तान इसकी लपेट में है और दुनिया भर इससे महफूज़ रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये इतना बड़ा अफ़्रियत है कि इससे कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई रीजन महफूज़ नहीं रहेगा और है भी नहीं। आप देखिए चार्ली हेब्डो या फ्रांस और जो आपको यूरोप के अंदर नज़र आती है ये सारी की सारी एक्टिविज़्म ब्लास्फेमी की, वो यही तबका है। वो वहाँ ये आप समझ लें कि टीएलपी की ग्लोबल शक्ल है। और इसी तरह से ये सारी वायलेंस आपको दूसरे मज़ाहब के अंदर अम, जो है एब्ज़ॉर्ब होती हुई नज़र आई, आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई कि दूसरे मज़ाहब ने भी सीख लिया कि किस जो एटलीस्ट हमारे रीजन के दूसरे मज़ाहब हैं, उन्होंने सीख लिया कि किस तरीके से मज़हब का इस्तेमाल करके आप वायलेंस को एडॉप्ट कर सकते हैं और एडॉप्ट करने के बाद आपकी पावर में कैसा इज़ाफ़ा होता है। आप देखिए इस्लाम के ऊपर कोई भी तनकीद करना पूरी दुनिया में कितना मुश्किल है। आप नहीं कर सकते हैं बगैर अपने ऊपर कत्ल के फतवे इनवाइट किए हुए। आपके ऊपर वायलेंस के थ्रेट्स आ जाएंगे। लेकिन जो आपको नजर आता है कि अमेरिका में, यूरोप में जो ईसाई हैं, वो यानी ईसाई घरानों में पैदा होने वाले लोग जो एथियस्ट हैं, एग्नोस्ट हैं, वो खुल के जीसस क्राइस्ट पे भी तनकीद करते हैं, बाइबल पे। आपको किताबों की किताबें नज़र आ जाएँगी, बाइबल के अगेंस्ट लिखी हुई यानी क्रिटिसिज़्म और बहुत हुँ, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज़्म, बहुत स्ट्रांगली वर्डेड क्रिटिसिज़्म भी नज़र आता है। इसी तरह से आपको पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई ज़माना था कि अब तो नहीं आप कर सकते, लेकिन किसी ज़माने में बहुत क्रिटिसिज़्म हिंदू गॉड्स के ऊपर नज़र आता था, हिंदुओं की तरफ से। यानी कि ये कोई कम्युनल नहीं था, मगर जो हिंदू घरानों में पैदा हुए लोग थे, वो करते थे। एक झा, आई थिंक डीएन झा साहब हैं, डेथ हो गई उनकी, बहुत बड़े स्कॉलर थे, हिंदू स्कॉलर थे। उन्होंने किताब लिखी थी द मिथ ऑफ होली काउ। तो उन्होंने उसमें पूरी मिसालों से अपने स्क्रिप्चर से साबित किया था कि ये जो एक गौ माता का हव्वा खड़ा किए हुए बिल्कुल गलत है और उन्होंने पूरी किताब लिख दी। मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एक ज़माने में आज से कोई 20-25 साल पहले इस किताब को उर्दू में ट्रांसलेट किया था और मुझे मालूम है कि कितनी मेहनत से, कितनी अक्रेज़े से किताब लिखी हुई है। तो लेकिन अब आपको नज़र आता है कि वो जो एक ब्लास्फेमी जो कि मुसलमानों का एक ख़ासा थी और उन्होंने उसके नाम पर कितनी खून-रेज़ी की, कितनी वायलेंस की, अब आपको दूसरे मज़ाब में वो ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है और इसका यानी ये इम्पैक्ट कंट्रोलेबल नहीं है। इसको अगर कोई समझेगा कि इस तरह के किसी ग्रुप को सपोर्ट किया जा सकता है अपने इमीडिएट पॉलिटिकल मकासद के लिए, मगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये फिनोमिनन है। ये किसी एक ग्रुप की, किसी एक जमात की बात नहीं है, ये टीएलपी की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि फ़िक्र को और नज़रिए को आप नहीं मार सकते। तो बात वही होती है कि और ये इतना ताकतवर होता है, मज़हबी जो नज़रिया होता है वो इतना ताकतवर होता है, आम लोग इससे रिलेट करते हैं, किसी की समझ में आए या ना आए, मगर उससे रिलेट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो इंस्पायर होते हैं। तो यही वजह है कि ये सारा कुछ है और बाकी आपने जो बलूचिस्तान वगैरह की बात की, वो एक अलग मसला है, हम उसके ऊपर और बात कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली लेकिन ये चीज़ जो बढ़ती जा रही है डेफ़िनेटली बहुत पाकिस्तानियों के लिए ये एक खौफ़नाक चीज़ है। हर एक अब बात करते हुए या कुछ भी कहते हुए बहुत डरने लगा है, जो खौफ़ या डर मैंने पहले नहीं देखा लोगों में। लेकिन अब ऐसा है कि लोग हर एक से डरते हैं, चाहे वो उनका जान-पहचान के ही लोग क्यों ना हों, उनको कुछ यकीन नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन बलूचिस्तान की तो हम बात बिल्कुल करेंगे और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का इश्यू है, वो भी कई बार हाइलाइट करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उधर कोई काम हो नहीं पा रहा, वो लोग नाराज़ हैं, साथ ही आपने देखा कि गवर्नमेंट जिस हाल में चल रही है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे?
बलूचिस्तान में देखिए ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर बलूचिस्तान को आप एक क्या कहना चाहिए, वसाइल की अमाजगा समझेंगे, नहीं, बलूचिस्तान की हुँ, जमीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां के लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप जमीन की तो हिफाजत करते हैं क्योंकि उसने आपको गवादर दिया है, वहां पे आप चाइनीज को भी लाके जो है वो बसा देते हैं। लेकिन जो बलोच लोग हैं, उनके हकूक का कोई, हकूक की तो बात ही, हकूक का नैरेटिव ही हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो कोई बैरूनी साजिश है। यानी अगर आप इंसानों के हकूक की बात करें तो वो क्या कहा जाता है कि ये तो कोई साजिश है बैरूनी। और हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर शक और शुबे का इजहार किया जाता है। उनको उनकी पाकिस्तान के लिए लॉयल्टीज जो हैं वो बहुत मशकूक बनाई जाती हैं। और अगर कोई भी जो है वो बात करे इंसानी हकूक की, तो उसके साथ यही होता है, उसको डिस्क्रेडिट किया जाता है। तो ये तो एक अमूमी बात है, मगर बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पर देखिए कि जो वहाँ पर देखिए मंडेन जो मसाइल होते हैं इंसानों के, उसकी बात कर लेते हैं। मैं गंभीर मसाइल की बात नहीं करती फिलहाल। अ, तालीम का हक है, रोजगार का हक है, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल किसी भी सिटीजनरी के लिए जो है एक बेसिक रियासत की जिम्मेदारी होती है। जब बलूचिस्तान में अगर आप जाएं तो वो एक लगता है कि एक लोहे की दीवार है जो बलूचिस्तान और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान में हायल है। ना वहां से कोई खबर जो है वो, तमाम खबरें जो बलूचिस्तान से आती हैं वो फिल्टर होके आती हैं। किसी को इजाजत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली बलूचिस्तान की खबरें भी दे सके। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कश्मीर, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, उसको उसके बारे में वहां पर भी यही हालात है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, वहां पर भी यही अभी मालूम हो रहा है कि वहां पे भी ऐसे ही हालात हैं। वहां से भी फिल्टर होकर ही खबरें आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट और फ्री जर्नलिज्म कर सके। मगर बलूचिस्तान में हालात बहुत ही, और मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रही हूँ कश्मीर, दोनों कश्मीरों को मैं बलूचिस्तान से कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई कंपैरिजन है नहीं। लेकिन बात सिर्फ वही है कि अगर इवन कंपैरिजन नहीं है, सियासी तौर पे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसानी हकूक हैं उनके हालात वही हैं। क्यों? अगर बलूचिस्तान जो है, आप कहते हैं कि वो एक अनडिस्प्यूटेड पाकिस्तान का हिस्सा है, इसका मतलब है कि वहां के लोग पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही मैं समझती हूँ कि कंडेमेबल बात है कि आप अपने सिटीजन्स के साथ ये करें कि एक तो ये है कि उनको बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। मैं उसका जवाब आपको दूँगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ मैसर नहीं है। और दूसरा ये है कि ये भी तो एक बुनियादी हक होता है ना कि आपको अ अ, लाइफ़ की सेफ्टी और डिग्निटी जो है, वो आपको मैसर हो। आप एक डबल रोटी भी लेने जाते हैं ना बाज़ार से, तो आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं। आप बिजली का बिल देते हैं, तो उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। मैं कहती हूँ आप साँस भी ले रहे हैं, तो आप उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। तो इसके बावजूद जब वो अवाम ये सब सब काम कर रहे हैं और अपने टैक्सेस अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको ना तो डिग्निटी मैसर हो और ना ही गारंटी मैसर हो कि वो सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को वापस आ जाएंगे। जो मिसिंग पर्सन का मसला है वो इतना गंभीर है कि उस, यानी उसके ऊपर बात करने वाले को भी आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ डिसलॉयल है। और जो वो मैं कहती हूँ कि सलाम है इन बच्चियों को, महारंग बलोच और ये जो बाकी बच्चियां तो नहीं है, दे आर मैच्योर वुमेन, और ये इन्होंने जिस तरह से लीड ली है इस पूरी हकूक की जंग में, आई सैल्यूट देम, खड़े होकर सैल्यूट करती हूँ उन्हें मैं, कि उन्होंने इतने जबर के माहौल में जो है वो इसको उठाया। और पाकिस्तानी मीडिया की अक्सरियत को देखिए कि वो उन्हीं से सवाल करते हैं। यही सवाल जो इतनी ऊंची आवाज में वो महारंग बलोच से करते हैं, उन्होंने कभी रियासती इदारों से किए हैं कि ये क्यों महारंग बलोच को बाहर निकलना पड़ा, क्यों मिसिंग पर्सन है, वो इसी के ऊपर शक उठाते हैं। अम, जो मैंने आपसे कहा कि रोजगार के मसाइल है, तो आप मुझे इस बात का जवाब दें। मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ हर किस्म की वायलेंस, किसी के भी खिलाफ वायलेंस हो,
चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो, सिखों के खिलाफ हो, चाहे वो सिंधियों के या पंजाबियों के या बलोचों के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ, पख्तूनों के खिलाफ हो, वो वायलेंस काबिल कबूल है ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप उसको कंडेम करेंगे ही करेंगे। इसी तरह से जब पंजाबी मजदूर जाते हैं बलूचिस्तान में और उनके खिलाफ वायलेंस होती है, आप उनको क्यों कंडेम नहीं करेंगे? जाहिर है कि कंडेम है, ह्यूमन लाइफ है, किसी को कोई हक नहीं है ह्यूमन लाइफ लेने का। और इसको हकूक की जंग के आड़ में हम इसको बिल्कुल जायज करार नहीं दे सकते। ठीक है, यहां तक बात ठीक होगी। लेकिन आगे बात यह है कि क्यों रियासत जो है पंजाब से मजदूरों को बलूचिस्तान में लेके जाती है? क्या बलूचिस्तान के तमाम अवाम को रोजगार मिल चुका है? अगर नहीं मिला है तो बलोचिस्तान बलोचिस्तान के अपने अवाम जो हैं, जो वहां पे भूखों मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, जिनके पास कोई मौके नहीं है, उनकी उनके लिए जो उनकी सरजमीन पर जो रोजगार के मौके हैं, वो उनके बजाय दूसरे सूबों को क्यों दिए जा रहे हैं? सिर्फ इस बात का जवाब मुझे। अ, और मैं बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जो पंजाबी मजदूरों के ऊपर हमले होते हैं और उनको वो कि उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसकी शदीद मजम्मत है, हर किस्म के खून बहने की शदीद मजम्मत है। लेकिन इससे सवाल तो पैदा होता है ना, आखिर क्या वजह है कि पंजाबी मजदूर वहां जाते हैं, जबकि पंजाब पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा जो रोजगार के मौके हैं बाकी सूबों की निस्बत, रोजगार के मौके पंजाब में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी पंजाब में हो रही है। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा अर्बन सेंटर्स हैं, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पंजाब में होते हैं, सबसे ज्यादा बाकी सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स पंजाब में है, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स और बाकी तमाम जो भी सेक्टर है और इंडस्ट्री, वो सबसे ज्यादा पंजाब में। तो इसके बावजूद आप क्यों पंजाब से लोगों को लेके जा रहे हैं? और मैं मान नहीं सकती हूँ कि पंजाब से यानी कि इनको ले जाने में रियासत का हाथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब फ्लड आता था बलूचिस्तान के अंदर या जलजला आता था, उसके लिए जब काम करने के लिए जाना होता था, तो हम नहीं जा सकते थे बलूचिस्तान में जब तक हमारे पास इजाजतनामा नहीं होता था। और हम जैसे लोगों को नहीं मिलता था उस जमाने में वहां पे जाके काम करने का, मगर हाफिज सईद उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता था। ये जो जमात दावा टाइप के लोग हैं ना, इनको मिल जाता था। हमें वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन और इनकी बेशुमार तंजीमें बनी हुई है, इन्हें मिल जाता था, हमें नहीं मिलता था। हमें समझ नहीं आती थी कि ऐसी क्या वजह। अब मुझे बताइए कि जब रिफाही काम करने वालों को वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो आप क्यों उठा उठा के लेके जाते हैं? मजदूर बेचारा, एक गरीब मजदूर, वो खुद से अपनी यू नो अपनी विल के ऊपर कैसे जा सकता है वहां पे, जिसकी कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई एनओसी या लाइसेंस लेने की कोई पावर नहीं है ऑन ऑन हिज ओन। इसका मतलब यह है कि रियासत उसके अंदर इन्वॉल्व है। क्यों डाका डाला जाता है बलूचिस्तान के अपने अवाम जो हैं उनकी रोजगार के हक के ऊपर? इसी सॉरी, आप पूछिए। नहीं, मैं ये कह रही थी कि एक यहाँ पे एक बात ये भी चली है कि जो ये पंजाबी जो थे मजदूर, उन पे जो अटैक हुए हैं 2-3 बार, तो रियासत कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व है, इसलिए कि फिर ये उसी बहाने वहां पर ऑपरेशंस करते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी बंद कर देते हैं कि जी क्योंकि मजदूर मारे गए थे। एक एक नैरेटिव ये भी यहाँ पर चल रहा है। मुझे मेरे पास क्योंकि इसकी कोई सबूत नहीं है, और मैंने किसी के साथ इंटरव्यू ऐसा नहीं किया जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि ऐसा है। लिहाजा मैं ऐसा तो नहीं नहीं, कहूंगी। अंदाजा है लोगों का, सबूत की बात नहीं हो रही है, एक अंदाजा लोगों का है कि कुछ मेरे लोग कह साथ रहे हैं कि अभी ये तक किसी रीजन ने भी हो बात नहीं सकता है। की। मेरे साथ मैंने अभी तक किसी हम्म, ऐसे शख्स से नहीं मिली हूँ, या बात नहीं हुई है कि जिसके हम्म, पास ये जिसका मुशाहिदा हो या ऑब्जर्वेशन हो या जिसके हम्म, पास खबर हो। लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरह की कोई इस तरह का वाकया होता है, उसका फायदा जरूर जो है हमारी रियासत को होता है, इस तरह से कि उनको जवाब मिल जाता है कि वो ज्यादा सख्त तरीके से वहां पे विराजमान हो जाएं और अपने ऑपरेशंस को फैला सकें। और यही हमने पूरा जो 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें हमने खैबर हम्म, पख्तूनख्वा के अंदर भी और ट्राइबल एरियाज में भी देखा कि जब भी कोई हमला होता था, कोई ये हम्म,
सोल्जर्स के ऊपर। उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ वो ऑपरेशन में, और ऑपरेशन का दायरा फैला दिया जाता था, ज़्यादा वसाइल जो है वो ऑपरेशन को और मिलिट्री की एक्टिविटीज़ को मिल जाते थे। इसी तरह का फ़ायदा तो ज़ाहिर है कि जब भी इस किस्म का कोई हमला होता है तो उसका फ़ायदा जो है वो मिलिट्री को मिलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लोग ये हमला करते हैं, चाहे वो बलोच लोग, क्योंकि बलूचिस्तान के जो सरमचार कहते हैं, जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं, हुँ। वो इसको क्लेम तो कर लेते हैं ना, वो तो नहीं ये कहते कि ये इन्होंने आर्मी ने खुद कराया है, वो तो इसको मिलिटेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्लेम कर रही हैं भाई। वो कह रही है हमने किया ये हमला। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी समझ से काम लेना चाहिए। एक तो वो इंसानी जानों को जाया कर रहे हैं, किसी को मारना, किसी को भी मारना, मेरा ख्याल है कि वो किसी आपको इजाजत नहीं देता, कोई भी कानून, कोई भी जवाज नहीं इसका हो सकता। और दूसरा ये है कि अगर आपके इस एक्शन से फायदा भी उन्हीं को हो रहा है जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो फिर आप क्या, मतलब इससे क्या व्हाई आर यू डूइंग इट? आई मीन, हुँ। इससे अगर आपके कॉज को भी नुकसान हो रहा है। अगर आपका कॉज ये है कि आपने बलोच अवाम के हकूक की बात करनी है, तो उससे तो जैसे जो महारंग बलोच जैसे लोग जो कि पुरअमन तरीके से अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, और उन्होंने रियासत को, मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा ताकतवर लोग हैं, महारंग बलोच और इनके जो बलोच वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स, ये लोग ज्यादा ताकतवर इस तरह के हैं कि ये दे कैन ब्रिंग द स्टेट ऑन इट्स नीज जस्ट बाय देयर पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, या जो उनके धरने करते हैं, उससे पूरी स्टेट हिल के रह जाती है। उसके बजाय ये जो बंदूकें उठा के और कभी मजदूरों को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, उससे तो फायदा तो हम तो यही देखते हैं कि मिलिट्री को ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मिलिट्री की आपने बात की तो 9th में एक हुआ था लास्ट ईयर, और उससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर नहीं आ पा रहे। और पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर सिर्फ पीटीआई को ही दबाने में लगे, जो कि खुद ही बनाई थी। आपके ख्याल से ये क्या, ये सब कुछ ठीक हो रहा है पाकिस्तान में, या जिस वक्त की गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की ही लाई हुई लगती है? नहीं, एक तरह से क्या, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की लाई हुई है। उस पे कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से 2018 का इलेक्शन रिग करके ये इमरान खान को लेके आए थे, उसी तरह से सेम किस्म की रिगिंग जो है 2024 में हुई है। और इस वक्त इस दफा ज्यादा बेशर्मी से हुई है। तब भी बहुत शॉक थे। इतना शौक था हमें, यानी शौक में थे हम, कि इतनी इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी ब्रेजनली कैसे कोई इदारा जो है रिगिंग कर सकता है। लेकिन 2024 में उन्होंने अपने 2018 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने कि हमें 2018 में किसी ने हमारी बेशर्मी पे नहीं पकड़ा था, अब मजीद बेशर्म हो जाओ। तो उन्होंने मजीद, उन्हें कोई कोई ये जो रिगिंग जिस तरीके से हुई है पिछले दो इलेक्शंस में, 2018 2024 में, से लगता है कि अब वो मजीद आगे जब इलेक्शंस होंगे इससे भी ज्यादा बेशर्मी के साथ होगी। तो अब मेरा ख्याल है कि जब तक इनको पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक सियासतदान जो है इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे कि हम अब इजाजत नहीं देंगे इस किस्म की जो है ब्रेजन शेमलेस किस्म की रिगिंग से, अवाम के जो वोट का हक है और जमहूरियत, उसके ऊपर इतना बड़ा डाका है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये हर इलेक्शन पहले से ज्यादा रिग्ड आपको जो है वो नजर आएगा और होता रहेगा। अब देखिए कि बिल्कुल ये हुकूमत, अगर आप इसको कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट की लाई हुई है, तो इमरान खान की भी थी, वो भी इसी तरीके से पपेट थे। और अब ये लोग भी वैसे ही हैं, तो इसमें फर्क क्या है? मैं तो नहीं समझती कि इमरान खान कोई जिद्दोजहद कर रहे हैं आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के रूल के खिलाफ, या इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का लफ्ज तो इमरान खान को पसंद ही नहीं है। तो ये लोग जो अब जमहूरियत के अलमबरदार बनते थे, इनके लिए शर्म का मकाम है कि इन्होंने अपने ही तमाम नजरियात को पसे पुष्ट डाल के वही रास्ता इख्तियार किया जो इमरान खान ने इख्तियार किया था। और अब 9 मई का जो आपने जिक्र किया है, कि 9 मई के बाद जो है, जो 2023 में जो हुआ था, मैंने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जब पिछले 1 साल में इंटरव्यू दिए हैं, जहां जहां भी मैं बात कर सकी हूँ, मैंने ये कहा है कि देखिए,
9 मई 2023 को ठीक है बहुत वायलेंस हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ऑफेंसिव बात तो 2017-18 में, बल्कि 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने मिलके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला कर दिया था, और पार्लियामेंट हाउस के लॉन्स के अंदर ये काबिज हो गए थे और अपनी झोपड़ियां सी टेंट लगा के और उसके अंदर रहे थे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग की शदीद तौहीन हुई थी। वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा हमला था पाकिस्तान की एक सॉवरेंटी की। आपकी जो पार्लियामेंट होती है ना, वो आपकी सॉवरेंटी हुँ, की अलामत होती है। कोर कमांडर का घर सॉवरेनिटी के अलामत नहीं होता, वो भी वो वाला घर जो फाउंडर ऑफ द नेशन के घर के ऊपर कब्जा करके किया हुआ हो। सारी उम्र हम जो है उसको लड़ते रहे कि ये जिन्ना साहब का घर है, और हम इस बेस पे ये आर्टिकल लिखने पे हमें बड़ी धमकियां मिलती थी। मैं 2010 हुँ, की बात करें, 2010 में ये आर्टिकल लिखा था दी नेशन में, और उसके बाद कितनी धमकियां मिली, कितना कुछ मिला कि आइंदा ये बात नहीं करनी। और उसके बाद 2023 में 9 मई होता है, और उसके बाद खुद ही हर एंकर को, हर टीवी वाले को कहा जाता है कि अब आपने इसको जिन्ना हाउस कहना है, और उसके बाद सब हुँ, जो है लग जाते हैं तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह, जिन्ना हाउस, जिन्ना हाउस, जिन्ना हाउस। और मुझे हंसी आती थी कि इसको जिन्ना का घर कहने पे हमारे ऊपर अताब नाजिल होता था, और अब खुद से जिन्ना हाउस कह रहे हैं क्योंकि आज इसके ऊपर हमला हुआ है और उन्होंने ये साबित करना है कि ये हमला जो है ना जिन्ना के ऊपर बेसिकली किया है इमरान खान ने। बट बात यह है कि कोर कमांडर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगेन, मैंने तो आपको बार बार कह रही हूँ कि वायलेंस किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो वायलेंस वर्बल हो, वो भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ हर किस्म की वायलेंस के, और ये बिल्कुल नहीं हो। जो कुछ 9 मई को हुआ, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और इसको हम बहुत सख्ती से इसका जो है वो करना चाहिए था। मगर उससे पहले जो 2014 को हुआ, हुँ, वो तो आपका मौजू ही नहीं है गुफ्तगू का। क्यों? वो तो पहला बिल्कुल। ओरिजिनल सिन तो वही था। हुँ, वही तो बात, अगर वहां पे रुक जाता तो ये 2023 वाला 9 मई कभी नहीं होना था। और दूसरी बात यह है कि आपको अभी भी जो जो वायलेंस हुई, जो कुछ हुआ, उसकी तकलीफ नहीं है। अगर उसकी तकलीफ होती तो मुकदमे बनते उनके ऊपर जिन्होंने वो किया था, और आपको यानी अब दुनिया के सामने होता कि उनको सजाएं मिली है और आपने उसका सेटल किया उस मसले को। लेकिन हुआ क्या? उसको आपने इस्तेमाल किया पीटीआई को जो है सफा हस्ती से मिटाने के लिए। और आपने यास्मीन राशिद जो एक कैंसर की मरीजा है, उनकी किसी नजरिए से मेरी नजरियात नहीं मिलते। 180 का ऐसे बिल्कुल अलग हमारे नजरियात है। लेकिन क्या ये जायज बात है कि आपने उस औरत को, जो जिसके बारे में जिसकी वीडियोस मौजूद है, शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट क्राउड, उसकी वीडियोस मौजूद है, वो बाहर बाहर थी, शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड जो आगे लगा रहा था। आपने एक कैंसर की मरीज जो 70-75 साल की औरत है, आपने उसको डाला हुआ है जेल में। कोई शर्म आनी चाहिए यार। और वो इसका फायदा क्या हो रहा है? आपको आपको फायदा नहीं हो रहा, उसका फायदा पीटीआई को हो रहा है। आप नहीं मार सके हुँ, पीटीआई को, मिटा सके आप सफे हस्ती से उसको। वो जितना आप ये करते हैं उतना ही लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं, और सिर्फ इस आपकी रेजिस्टेंस में लोग पीटीआई को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को जो पीटीआई, मैं पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ, अभी तक हूँ। हुँ, पीटीआई के लोग मुझसे शदीद नफरत करते हैं, शदीद नफरत करते हैं। मैं कहीं चली जाऊं पीटीआई के क्राउड में तो शायद लिंच करके मार दे। अभी तक है, और मैं अभी तक उनकी क्रिटिक हूं। मैं उनकी किसी बात से एग्री नहीं करती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत है। इसकी कोई गुंजाइश किसी जमहूरियत में नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी और मुल्क में होता तो इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल जो कर रहे हैं, उनकी वो जेल में होते इस वक्त। अभी ये जो जनरल फैज को डाला हुआ है, जेल में डाला हुआ है, लेकिन बाजवा साहब जो है वो खुले फिर रहे हैं। हुँ। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये सब कुछ एक सियासत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे नहीं पता आप कितना इसमें से ऑन एयर कर सकेंगी। आप पाकिस्तान में है चुके, सो आई विल टोटली अंडरस्टैंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगी ना, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बड़े आराम से बात कर नहीं, सकती नहीं, मैं पूरा ऑन एयर करूँगी, बल्कि मैं लास्ट में आपसे यही पूछने वाली थी फ़ौज के ही बारे में
कि कोई भी गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट कोई भी ऐसी क्यों नहीं आ सकी जो फौज को कहे कि भाई अपने काम से काम रखो। ये लोग जो हैं वहां टीटीपी से मार खा रहे हैं, इनसे टीटीपी वाले कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो केपीके में आगे तक आ जाते हैं। भारत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, जितनी जंगें हुई हैं वहां से ये पिट के वापस आए हैं और उसके बाद नहीं मानते। हर सिविलियन इदारे में ये लगे हुए हैं, हर जगह इनकी चल रही होती है। इकोनॉमी में ये बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं, मतलब अपने काम के अलावा हर काम कर रहे हैं। अपना बिजनेस इन्होंने इतना फैला लिया है कि लोग बता बता के थक गए कि चाहे इनकी हाउसिंग स्कीम्स हो, चाहे इनका फौजी फाउंडेशन हो, सभी को मालूम है। अब तो एक्सपोज बहुत बुरी तरह से हो गए, सोशल मीडिया भी इन्होंने इसी वजह से डाउन कर रखा है कि लोग सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं, कर वो कर नहीं पा रहे। ये तो आखिर कोई गवर्नमेंट इनको ये क्यों नहीं बता सकी कि सर आप अपना काम कीजिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है बताने की कोशिश करती हैं सियासी जमातें, लेकिन उसका उनको खुमियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ता है। अब देखिए जो पीपल्स पार्टी है उसका क्या हशर किया था ज़ियाउल हक के ज़माने में। अ, हम्म। उनकी तमाम क़यादत जो है वो एक तो वैसे ही कुछ जेलों में कोड़े खा रही थी या फिर बाहर जलावतन थी जो टॉप क़यादत थी, और भुट्टो साहब को वैसे फांसी लगा दिया। पार्टी जो है बहुत ही बुरे हालात में थी। लेकिन फिर उनको समझ आई, पार्टी को ये समझ आई कि वो इस तरह से टक्कर लेकर और बिल्कुल उनको जो है रिजेक्ट करके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और जब हुआ ये कि जब इलेक्शन हुए और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जीत गईं, जीतने के बाद भी उनको इजाज़त नहीं थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ़ उठाएँ। आप तो बहुत छोटी हैं, हमारे ज़माने हम हमारे सामने हम स्टूडेंट थे उस वक़्त जब ये सब चीज़ें हो नहीं रही नहीं, इतनी भी छोटी नहीं। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो हम स्टूडेंट थे उस हाँ। वक़्त, और यानी हमारे सामने की बात है कि किस तरह से हाँ। कई दिन उनको इंतज़ार करना पड़ा। यानी उनको हल्फ़ उस वक़्त उस ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सदर साहब थे, वो इनवाइट करते थे कि आप गवर्नमेंट बनाएँ। सिर्फ़ उसी वक़्त प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बना सकता था और उसी टाइम पे वो हल्फ़ ले सकता था। उनको हल्फ़ लेने की इजाज़त नहीं थी, और महीना गुज़र गया और मुल्क के अंदर एक तातुल था, कोई गवर्नेंस, ज़ाहिर है कि कोई गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, हालाँकि वो इलेक्शन जीत चुकी थी। उसके बाद उनको मजबूर किया गया कि वो बात करें और उनकी इनकी शराइत मानें। और बहुत सी थी जो मैं तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि स्टूडेंट थी, लेकिन हमने अखबार पढ़कर ही हमें पता चलता था, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे, तो थोड़ा बहुत हमें कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आम लोगों की निस्बत थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन और फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे हल्का-ए-बाब में थे मेरे वालिद के। तो पुराने ज़माने के जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी, शामी अंकल जो हैं वो हमारे मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त, और हमारा फैमिली रिलेशन उनके साथ, इसी तरह से और बहुत सारे सीनियर। तो इनसे जानने का मौका मिलता था वो चीज़ें जो जो अखबारों में और किताबों में छप नहीं सकती थी या छप नहीं सकी, मगर इनकी गुफ्तगुओं से हमें पता चलता था। और ये मालूम हुआ कि बीबी को बहुत सारी शर्तें रखी गईं, और कुछ शर्तें जो हैं वो ऐसी थी कि उनकी मर्ज़ी का, यानी कि जो होम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर गालिबन उनकी मर्ज़ी का, या फॉरेन मिनिस्टर उनकी मर्ज़ी का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का लगेगा, और वो उनको मानना पड़ा। अब देखिए ना, अगर आप नहीं मानेंगे और आप कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, तो वो हम्म। आपको आने नहीं देंगे, और आप आपको आने नहीं देंगे तो आप बाहर बैठे रहेंगे, और ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे मुल्क में। अगर आप आकर अपनी जगह सँभालेंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो कर पाएँगे ना, 100% नहीं कर पाएँगे, 50% नहीं कर पाएँगे, 10-20% तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और इसी तरह से आगे का सफ़र तय होगा। और यही सोचकर पीपल्स पार्टी ने फिर वो इनकी कुछ बातें मानी और हुकूमत ली, मगर इनकी हुकूमत को 1 साल, डेढ़ साल में चलता कर दिया गया, और वो एक म्यूज़िकल चेयर जो है वो उससे तारीख़ से आप वाक़िफ़ हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने बार-बार ये कोशिश की, असर्ट करने की कोशिश की। मैं नज़रियाती तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी के बिल्कुल मेरी उनके साथ भी कोई वो तालमेल नहीं है। जिस तरह से इमरान खान की पार्टी है, उसी तरह से 180 डिग्री का फ़र्क है। लेकिन बहुत सारी लेटली चीज़ें उन्होंने जो जमहूरियत के लिए कहनी शुरू की, वो ज़ाहिर है कि उससे हम सब एग्री करते हैं। तो इन्होंने, ये अभी की बात नहीं है, 2016-17 की बात नहीं है, ये उससे पहले, यानी 90 की दहाई में भी नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, बड़ी खबरें छपी
हुँ। मास्टहेड के ऊपर, अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर, कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा नवाज़ शरीफ, और ये उन्होंने कहा जी, ये बात आप जो है ये, लेकिन उसका क्या नतीजा उनकी भी हुकूमतों को चलता कर दिया गया। और इसी तरह से, और फिर उनके ऊपर हाईजैकिंग का मुकदमा किया गया, वो भी एक इनकार ही की वजह थी ना। उन्होंने कोशिश की थी कि वो जैसे बीबी ने कोशिश की थी कि आईएसआई का हेड जो है अपनी मर्जी का लगाए, उनके उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ ने जिस तरह से कोशिश की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का लगाएं और पिछले वाले को चलता करें, उनके साथ ये हुआ। इसके बाद फिर इमरान खान ने भी तो यही कोशिश की थी कि अपनी मर्जी का आईएसआई का हेड लगाएं, और उसके बाद उनके साथ भी ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पार्टियां जो है पाकिस्तान में वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन जब वो असर्ट करने की कोशिश थोड़ा सा भी कोशिश करती हैं, तो उनके साथ जो कुछ होता है वो सारी दुनिया के सामने है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर 80 की दहाई में क़यादत जो है वो 80 की दहाई में, 70 की दहाई में अंदर थी या जलावतन थी या मार दी गई थी, वही आपको सब चीज़ें अभी पिछले 8-10 सालों में नवाज़ शरीफ की पार्टी के साथ देखने में मिलती है। अगरचे उनको फांसियाँ-वांसियाँ नहीं उस तरह हुई, कोड़े नहीं पड़े, लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी को डिकैपिटेट तो किया गया मुख्तलिफ तरीकों से। वही काम अब आपको इमरान खान की पार्टी के साथ नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा-सा हमें ज़ाहिर है कि पार्टियों को अकाउंटेबल भी रखना चाहिए कि वो बिल्कुल ही जो है वो शुतरे बेमहार होकर अपनी पींगें ना बढ़ाती चली जाएँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और अपने फ़ायदे की, अपने मफ़ाद की जो है वो चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ों पे राज़ी होते जाएँ, और हमें जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ हो कि हम तो जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा-सा उनके प्रैक्टिकल मसाइल को भी समझना होगा कि जब एक इतनी बड़ी फ़ोर्स बंदूक बरदार जो है, वो आपके सर पे खड़ी हो और ऑल पावरफुल हो, जिसने तमाम इदारों को यरगुमाल बनाया हुआ है। आप मुझे कोई एक इदारा पाकिस्तान का बताएँ, जिसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पेनिट्रेशन नहीं है। चाहे वो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो आपके सोशल या नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो वकला की तंजीमें हैं, चाहे वो प्रोफेशनल बाकी तंजीमें हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन, इवन ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो आपके प्रोफेसर और टीचर्स की यूनियंस हैं, हुँ। चाहे वो कॉमर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, जजेस हैं, वकील हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पेनिट्रेशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपको वो पॉलिटिशियन नज़र आएँगे जो बहुत क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हर पार्टी में। ये सिर्फ इमरान खान की पार्टी की बात नहीं। एवरी पार्टी इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशंस, नेशनलिस्ट पार्टीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान एंड मगर इनको बाहर कैसे निकाला जाए? इनको कैसे कहा जाए कि अपने काम से काम रखो? देखिए, उसका तरीका यही है कि जमहूरियत के लिए जो है हम सब के सब चंद बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हो, और उसके बाद जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। बात वहां पे, मसला खराब वहां पे होता है जब एक आधी पार्टी, एक आधी जो है वो इदारा जो है वो घुटनों के बल झुक जाता है, और वो अपने इमीडिएट फायदे के लिए बहुत ही टेम्परेरी, बहुत ही आर्जी किस्म के फायदे मफाद के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब ये जो फ़ायदा था, मैं नहीं समझती कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसने सिर्फ़ हुकूमत देने के लिए किया। इनका ये ख़्याल था कि अगर इमरान खान बाकी रह गया, तो अगले 10-15 साल ये जो है जनरल फैज़ और उसके हवारियों की और इमरान खान की ही हुकूमत रहेगी। उन्होंने ये उस वक़्त ये सोचा कि इस टाइम पर इसकी हुकूमत को गिराना और जनरल फैज़ को और उसके सारे ग्रुप को किनारे लगाना, यानी दीवार के साथ लगाना बहुत हुँ। ज़रूरी है। लिहाज़ा उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया कि विद इन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो उनको दूसरा ग्रुप नज़र आया, जो इनको सपोर्ट कर सकता था, इन्होंने उसका सहारा लेके और ये पूरा सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर अपनी जगह बनाई। मगर उसका नुकसान भी तो देखें ना। ये बात है कि हमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी, ये नज़र रखनी पड़ेगी और उनको ये समझाना पड़ेगा कि जब भी आप इस किस्म के फैसले करें, तो आप इसमें प्रोज़ एंड कॉन्स जो है,
उसको इस नज़र से देखें कि जो लॉन्ग टर्म जमहूरियत को फ़ायदा हो। लॉन्ग टर्म जमहूरियत को इसका शदीद नुकसान हुआ, जिस तरीके से, और फिर यह है कि मुल्क की एक ओवरऑल गवर्नेंस को भी इसका तो शदीद नुकसान है ना, कि जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कशमकश आपको नजर आ रही है, दो ग्रुप्स हैं और दोनों अपने मफाद के लिए, ये नहीं कि कोई एक ग्रुप उनमें से बड़ा कोई प्रो जमहूरियत है, ऐसी बात नहीं है, दोनों अपने ही मफाद के लिए। इसी तरह से जजों के अंदर आपको जो दोनों ग्रुप नजर आ रहे हैं, अब शायद दो से ज्यादा ग्रुप हो गए, वो अपने ही मफाद के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस के अंदर भी जो है वो सब अपनी अपनी मफादात की जो है वो गेम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से तो नहीं लड़ाई लड़ी जा सकती जमहूरियत की। आपको जो पीटीआई के सपोर्टर्स नजर आते हैं जिनका ताल्लुक हुकूमतों से या पॉलिटिशियंस से, आम लोगों में, सोसाइटी के अंदर, वो आपको बिल्कुल एक आंखें बंद करके कल्टिश किस्म की फॉलोइंग है, जो वो सवाल ही नहीं अपनी पार्टी से करते, सवाल उठाते ही नहीं है। वही आपको तकरीबन वही चीज आपको नून लीग के सपोर्टर्स की नजर आएगी और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स की नजर आएगी। जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम करने के बजाय उन्होंने अपनी साइडें जो है वो पकड़ी हुई हैं, और वो बिल्कुल। अपनी हर एक जर्नलिस्ट जो है वो अपनी अपनी साइड के ऊपर जर्नलिज्म को कुर्बान किए जा रहा है। तो अब मैं समझती हूँ हम में से हर कोई अपना काम करना शुरू कर दे ना, पूरी ईमानदारी के साथ, तो शायद किसी टाइम में मेरे अब्बू कहा करते थे, वट एवर यू वॉन्ट टू बी चेंज्ड, डू इट, बी द चेंज योर सेल्फ, अदरवाइज आप अगर इंतजार करते रहेंगे कि कोई मूसा आके सब कुछ चेंज कर देगा, तो कोई आपका मूसा या मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, आपको खुद अपना मोहम्मद बिन कासिम आपको खुद बनना पड़ेगा। तो ये है कि हम बजाय इसके कि हर वक्त सियासत, कभी सियासतदानों को हम करते हैं, तनकीद का निशाना बनाए चले जाते हैं, अपने ऊपर भी हम लोग सोच लें जरा थोड़ा सा। अगर हम लोग बगैर किसी पार्टिजानशिप के और कल्टिश फॉलोइंग फॉलो करने के बजाय सवाल उठाएं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वेल वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जमहूरियत का एक बुनियादी इकाई है। सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियादी इकाई होती हैं, और आपको किसी ना किसी सियासी जमात को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू तो जमहूरियत चलती है। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब, वोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन आंखें बंद करके उनकी हर बुरी भली को डिफेंड किए जाए। वहां से जमहूरियत जो है वो कमजोर होना शुरू होती है, और फिर हर लेवल के ऊपर आप देखें कमजोर होती चली जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम सभी इसमें कसूरवार हैं, मगर सबसे ज्यादा कसूरवार वो हैं जो ये काम कर रहे हैं, और वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जो सियासतदान और मीडिया के लोग और बाकी ताकतवर लोग जजों की तरह के, वो उन पे इल्जाम देना मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर लोगों का इस बात से ज़रूर ईमान उठ गया है कि वोटिंग के ज़रिए गवर्नमेंट आती है। तो अब लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो इलेक्शन के दिन बाहर निकलें और वोट करें, क्योंकि उनको पता है कि जिन लोगों ने आना है या जिन्होंने लाना है, वो ले आएँगे, उनके वोट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं, देखते हैं। आई थिंक ऐसी बात नहीं है, हालांकि यही बात जो है ये प्रोपिगेट करना चाह रहे हैं ताकि लोग आना बंद कर दें। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप जो इलेक्शन के दिन की 2018 का भी 25 जुलाई को हुआ था, और ये जो हुँ, 8 फरवरी 2024 को हुआ, इनकी आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग देखें तो बहुत सारे लोग आए। आप क्या ख्याल है कि पीटीआई जो जीती है वो ऐसे ही घर बैठे लोगों ने जिता दिया? ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आए हैं, लोग उमड़े हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो असर्ट करें अपने आप को। इसीलिए तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि किस तरह से मैनेज करें इस पूरे, क्योंकि जब लोग बाहर नहीं आएंगे तो इनके लिए मैनेज करना बहुत आसान होगा इलेक्शन को। जब बहुत ज्यादा लोग बाहर आएंगे और इनकी अंदाजे से ज्यादा वोटिंग होगी, तो फिर इनके लिए रिग करना भी मुश्किल होगा। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर इनका अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा टफ टाइम मिलेगा इनकी मर्जी के कैंडिडेट्स को। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये बात गलत फहमी है किसी की अगर कोई ये समझता है कि हर जगह पे इन्होंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बहुत केयरफुली मैनेज किया है इलेक्शन को। इन्होंने हर सियासी जमात को उसका एक सूबे तक महदूद करने की कोशिश की,
इन्होंने जैसे पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत पहले से इन्होंने, और पीपल्स पार्टी ने खुद भी कोई बड़ी खास कोशिश नहीं की सिंध से बाहर निकल के अपना असर्ट करने की, उनकी अपनी कमजोरियां भी हैं, लेकिन देखिए इन्होंने महदूद किया पीपल्स पार्टी को सिंध तक, इन्होंने पंजाब तक नवाज शरीफ की पार्टी को किया, और अब इन्होंने पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा तक किया, और बलूचिस्तान का इन्होंने मलगूबा मिला जुला जो है, वहां पर कोई पार्टी का कोई मसला नहीं है, हर कोई जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ पार्टीज एग्जिस्ट तो करती है वहां पे, पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो उसके मेंबरान है, जो लीडरान है इन पार्टियों के, उनका इन पार्टीज के साथ कोई वफादारी नहीं है, वो और कोई नजरियाती वाबस्तगी नहीं है, वो किसी भी पार्टी के साथ, वो दे आर लाइक, वो पॉलिटिक्स में सिर्फ अपने वफाद की वजह से है, और पॉलिटिक्स में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि उनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छी बनती है। आप बलूचिस्तान में बिल्कुल। पॉलिटिक्स नहीं कर सकते अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे नहीं है, ये हाँ, बात वो तो आई एम परफेक्टली क्लियर ऑन दैट। सो जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो वो ही फैसला करती है, अच्छा आप इस पार्टी में चल जाए, इस पार्टी में, या आप खुद खुद भी फैसला कर सकते हैं, ठीक है जहां भी जगह मिलती है वहां चले जाए, और यही वजह है कि आपको जो कल तक नून लीग के साथ है, आज आपको पीपल्स बलोचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के साथ है, पीटीआई में है, तो कुछ एक मिला जुला उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर ये इस किस्म का सिस्टम बना रखा है। अब बिल्कुल ऐसा ही जी। सॉरी, इसी मकसद के लिए उन्होंने जब इलेक्शन में मैनेज किया था 2018 में भी और 2024 में भी, दोनों एक ही स्ट्रेटेजी थी, जो आपको बताते हैं ना कि 2024 में कोई एक नई चीज आ गई, अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल गलत और बहुत बेईमानी की बात है ये। 2018 में एग्जैक्टली ऐसे हुआ था जो 2024 में हुआ। 2024 में जरा ये लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने अपना दायरा, वो है ना, दायराकार बढ़ा लिया। इन्होंने किया ये है कि कुछ जगहों पे स्ट्रेटेजिकली इन्होंने देखा कि यहाँ पे पीएमएलएन को हराना इनके लिए ज्यादा मुफीद है, ताकि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी, तो आपने देखा होगा सिंध के अंदर से, कराची के अंदर से स्ट्रेटेजिक जगहों से इन्होंने पीपल्स पार्टी को हराया, इन्होंने एमक्यूएम को हराया, और इन्होंने पीटीआई को हराया। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ टाइप की इन्होंने लीडरशिप की। इसी तरह से इन्होंने पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा ये काम किया कि इन्होंने पीटीआई को हराया, बहुत सी जगहों पे पीएमएलएन को हराया, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पे इन्होंने पीएमएलएन को जीतने तो दिया, लेकिन उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए बहुत कम मार्जिन के साथ जीतने दिया, जो आपको मियां नवाज शरीफ की सीट पे और बहुत सी सीटों पे नजर आता है। तो जो इन्होंने काम खैबर पख्तूनख्वा में किया वो ये था कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं की और पीटीआई को जीतने दिया, सो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को इसका बहुत नुकसान हुआ। तो हर पार्टी आपको इस वक्त जो है वो रिगिंग का रोना रोती हुई इसलिए नजर आ रही है कि तकरीबन हर पार्टी के खिलाफ रिगिंग हुई है, क्योंकि इन्होंने मैनेज बिल्कुल। किया इलेक्शन। इसको मैनिपुलेशन मैनेजमेंट जो है, ये एक बड़ी टॉप लेवल की बड़ी केयरफुल मैनेजमेंट थी। इसमें ये नहीं था कि किसी एक पार्टी को आपने जिताना है और उसको सब कुछ, ये तो 2018 में भी इन्होंने पीटीआई को जिस तरह से जिताया है, वो ताकि इनके कहने में रहें, उनको बहुत कम मार्जिन, यानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आपको पता है कितने कम वोटों से, 174 वोटों से ये बने, और 172 170 या 72 का होता है कि आपकी अक्सरियत बनती है। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ दो या 4 वोट थे अक्सरियत से ज्यादा इनके पास। इतने कम मार्जिन से आज तक पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज एवर वन विद दिस वेरी थिन मेजॉरिटी। इवन जो आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको तो यूनानिमस वोट मिला था, पूरे हाउस ने उनको इलेक्ट कर लिया था, हालांकि उनकी मेजॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी उनकी पार्टी की उस टाइम पे, 2008 की बात कर रही हूँ। और इसी तरह से जब बीबी की बहुत थिन मेजोरिटी के साथ बनी है, उनकी भी जब वोटिंग उन्होंने ली तो प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा वोट मिले। तो बात यह कि हमेशा इन्होंने इसी तरह से बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही मैनिपुलेटिंग अंदाज से मैनेज किया इलेक्शन को, और ये 2024 और 2018 में बिल्कुल ममासलत है इस मामले में।
लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं कोई गवर्नमेंट या कुछ लोगों को ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और बार-बार यही सूरत-ए-हाल हमें देखने को ना मिले। इसलिए कि पाकिस्तान का जो हाल है, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी को मालूम है कि कोई पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, जिसका जो देख के यकीनन बहुत अफ़सोस होता है। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हम जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, खुदा थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।